इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय। सबसे पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन जब पूरा हो जाएगा चैप्टर का, उसके बाद में हम इसके आंसर को एनालाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं गुड्स का। सेकंड क्वेश्चन है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है किसके द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस, अब डिस्कशन करते हैं टॉपिक का डिटेल में। इंटरनेशनल बिजनेस, जब बिजनेस किया जाता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, एक देश की सीमाओं से बाहर, तो ऐसे बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पर्सनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट, ये सब आ जाता है। इन सब का जो लेन देन है एक देश से दूसरे देश के साथ, क्रय विक्रय है, सेल परचेज है, डीलिंग है, वो सब इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। केवल एक्सपोर्ट यानी कि विदेश को सामान बेचना, और इंपोर्ट विदेशों से सामान खरीदना, यह इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनेशनल जो बिजनेस है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है। इसमें ट्रेड और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी शामिल होता है, सर्विसेज का। इसमें ट्रेड तो शामिल होता ही है, प्रोडक्शन भी शामिल होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस फ्रंटियर्स, एक देश से दूसरे देश में जाकर के प्रोडक्शन करने का कारखाना सेटअप करना, यह भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस करने के कारण क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए संभव नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सकें इक्वली वेल या चीपली ऑल दे नीड, मतलब ऐसा संभव नहीं है कि सारे देश सभी सामान को उतना ही सस्ते तरीके से या उतना ही ठीक तरीके से प्रोड्यूस कर सकें। इसका कारण होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। किसी देश में कोई नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होता है, किसी में कोई नेचुरल रिसोर्स कम होता है। इसी वजह से जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी डिफर करती है एक से दूसरे देश में। उसके कारण हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल रीजंस। कुल मिलाकर के हर एक देश की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग सामान को प्रोड्यूस करने की अलग अलग होती है। एक सामान अगर हम रसिया में बनाएंगे तो कॉस्ट अलग होगी, इंडिया में बनाएंगे तो कॉस्ट अलग होगी। ड्यू टू अबव रीजंस वन कंट्री मे बी इन ए बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट देन व्हाट अदर नेशंस कैन डू। इसकी वजह से ऐसा हो पाता है कि एक देश किसी एक सामान को अपने यहाँ सस्ता बना सकता है, साथ ही साथ उसको अच्छी क्वालिटी का भी बना सकता है, जबकि दूसरे देश में वैसा संभव नहीं है। दूसरे देश में कोई और सामान ऐसा होता है जो इस देश से ज्यादा बेटर क्वालिटी का कम दाम में बनाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो भी कंट्रीज होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिनको वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बना सकते हैं, मतलब जिनको वो कम कॉस्ट पे बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। और जो बाकी गुड्स होती हैं उनको वो दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या है, एरिया क्या है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल होते हैं मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मर्चेंडाइज का मतलब होता है टेंजिबल गुड्स जितनी भी होती हैं, तो टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सर्विस को इनविजिबल या इंटेंजिबल गुड्स भी बोला जाता है, तो इनविजिबल ट्रेड जो होता है उसमें सर्विसेज का ट्रेड आ जाता है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग भी एक एग्रीमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ इस तरह का अरेंजमेंट करके रख सकती है, लाइसेंसिंग का या फ्रेंचाइजिंग का। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग जो है वो लगभग एक ही चीज है, बस एक थोड़ा सा अंतर होता है कि ज्यादातर जो लाइसेंसिंग का केस होता है उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अलाउ करती है एक फीस के बदले में कि वो उसका ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट यूज कर सकती है। बाकी वो जो प्रोसेस अपनाएगी वहां वो अपने तरीके से करेगी। तो केवल
ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपी करने का राइट मिल जाता है, बदले में उसको फीस देनी होती है। ये तो लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट है। फ्रेंचाइजिंग जो होता है वो इससे बढ़ के होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखा जाता है। जो फ्रेंचाइजी देने वाला होता है, जो लाइसेंस देने वाला होता है, वो ज्यादा कंट्रोल बना के रखता है उस पर्सन पे जिसको वो फ्रेंचाइजी अपनी दे रहा है। ज्यादातर ये सर्विसेज के केस में यूज होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का एग्जांपल है कि जैसे मान लो डोमिनोज है, तो वो अपना दूसरा किसी और बिजनेसमैन को दूसरी जगह पे वो अपना फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, तो वहां पे लाइसेंस की बजाय फ्रेंचाइजी दी जाती है, क्योंकि डोमिनोज का वही टेक्निक भी देना पड़ता है साथ में। मतलब जो इंटरनल टेक्निक है, बिजनेस मॉड्यूल है, वो सारा का सारा फीस के बदले में दिया जाता है किसी और को, तो ये फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो डायरेक्टली किया जाता है एक फर्म के द्वारा या किसी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी में दूसरे देश में, यानी कि एक देश का कोई व्यक्ति या उसकी संस्था किसी दूसरे देश की संस्था में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। डायरेक्ट मतलब वहां पे उनकी एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है, फैक्ट्री बनाती है, फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये एफडीआई है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना दूसरे देश की किसी कंपनी की केवल सिक्योरिटीज में या फाइनेंशियल एसेट्स में, डिवेंचर्स में। तो सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है आमतौर पे, ये एफपीआई कहलाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में एक और अंतर होता है, इससे समझ सकते हैं कि एफपीआई का जो टारगेट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, केवल इसलिए होता है कि आज हम शेयर खरीद लेंगे, स्टॉक खरीद लेंगे उस देश की उस कंपनी में, जब वहां पे रेट बढ़ जाएंगे तो बेच करके मुनाफा कमा लेंगे। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि हम उस देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, और केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है एफडीआई के केस में। आमतौर पे जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनमें तो फैक्ट्री सेटअप कर दी जाती है दूसरी जगह, उसमें एसेट खरीद ली जाती हैं। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो हमारे यहाँ पे रूल अपनाया जाता है कि अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी, हमारे यहाँ की किसी कंपनी में आकर के 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है, तो एक तरह से मेजर स्टेक हो जाता है, और तब वो एफडीआई की श्रेणी में आने लगता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट क्या हैं? इसके क्या बेनिफिट है जिनकी वजह से लोग इसको करते हैं? सबसे पहले कंट्री को बेनिफिट, एक देश को क्या बेनिफिट मिलता है? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेश व्यापार करने से किसी देश को दूसरे देशों से जो इनकम आती है वो फॉरेन करेंसी में आती है, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिस देश में बिजनेस हो रहा है उसका ज्यादा एफिशिएंट यूज हो सकता है उसके रिसोर्सेज का। इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ग्रोथ की संभावना बढ़ती है इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब मल्टीनेशनल कंपनीज किसी देश में आकर के बिजनेस करती हैं, साथ में टेक्नोलॉजी भी लाती हैं, जिससे हाईली जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है लोगों का। बेनिफिट्स टू फर्म, फर्म को क्या बेनिफिट है? बिजनेस को क्या बेनिफिट है? बिजनेस को बेनिफिट है कि उसको प्रोस्पेक्ट मिलता है, हायर प्रॉफिट्स, मतलब हायर प्रॉफिट की संभावना उसके सामने बनती है। इस तरीके से इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, किसी बिजनेस की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो अलग अलग देशों में जाकर बिजनेस कर सकता है, इसलिए इस तरीके से उसकी कैपेसिटी भी यूटिलाइज होती है। प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट यानी कि घरेलू देश में जब ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है तो एक कंपनी के सामने एक रास्ता निकलता है कि किसी दूसरे देश में जहां पे कम कॉम्पिटिशन है उसके बिजनेस में वो वहां पे जाके बिजनेस अपना बढ़ा सकता है। इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, इससे एक बिजनेस का जो विजन होता है वो भी इंप्रूव होता है। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अब इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के तरीके क्या क्या हैं? एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, सबसे सरल तरीका है एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। जब कोई फर्म दूसरे देश से इंपोर्ट करती है या अपने यहां से एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में, तो ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा करके। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर से संपर्क करती है और उनको अपना स्पेसिफिकेशन देती है कि हमारे ये नमूने हैं और इनके हिसाब से आप हमें गुड्स बनाएंगे और हमारे यहाँ भेज देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करा करके अपने देश में सामान मंगा लेती हैं और वहां पे फिर उसको वो बेचते हैं। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक तरीका है। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर एक तरीका होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा फर्म मिल करके एक इंडिपेंडेंट, मतलब वो जो फर्म होती है आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं लेकिन वो मिलकर के ज्वाइंटली कोई बिजनेस करती हैं।
हुली ओन्ड सब्सिडरीज, हुली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है कि जब एक कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के किसी कंपनी पे कंट्रोल करती है और उसके 100% इन्वेस्टमेंट अपना कर देती है वहां पे, तो एक तरह से उसकी पूरी कैपिटल ही उसने अपने हाथ में ले ली होती है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी में जाकर के इतना इन्वेस्टमेंट करती है कि सारा इन्वेस्टमेंट अपने ही हाथ में ले लेती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, स्टेप्स क्या हैं? तो इसके स्टेप्स में रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। एक्सपोर्ट में यह तरीका अपनाया जाता है कि सबसे पहले इंक्वायरी प्राप्त करनी होती है विदेशी कंपनी से और कोटेशन सेंड करनी होती हैं। फिर रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, उसके आधार पे ऑर्डर प्राप्त करना होता है। इंडेंट को फॉरेन ट्रेड की लैंग्वेज में जो ऑर्डर होता है सामान का, उसको इंडेंट ही कहा जाता है। असेसिंग द इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस, अब जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मैं इसके लिए सामान बना रहा हूं, भेजूंगा इसको, तो उसकी साख अच्छी है कि वो पेमेंट कर देगा मेरी। और सिक्योर करना गारंटी ऑफ पेमेंट को लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह के माध्यम से। लेटर ऑफ क्रेडिट अभी डिस्कस करेंगे आने वाले पेजेस में। तो गारंटी ऑफ पेमेंट को सिक्योर करना कि हमारी जो पेमेंट है वो सिक्योर होगी अगर हम इनको सामान भेजते हैं तो। इसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त करना सामान से, अगर उस सामान के लिए एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग, प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग, एक्सपोर्टर जो होता है वो शिपमेंट से पहले बहुत पैसा खर्च करता है, पैसा क्योंकि उसको तब मिलेगा जब वो सामान बेच देगा, तो उससे पहले जो पैसे की व्यवस्था करनी होती है वो प्री शिपमेंट फाइनेंस होती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इसके बाद या तो स्वयं प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को जो एक्सपोर्टर होता है, या वो प्रोक्योर करता है, दूसरों का जो प्रोडक्शन होता है उसको प्राप्त कर लेता है और उसी को आगे भेजने का काम करता है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स बाय ए कॉम्पिटेंट एजेंसी, अब कुछ हर एक देश की सरकार कुछ ऐसा सामान तय कर देती है कि इसका प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराना जरूरी है, तो वो जो देश की एजेंसी, देश की सरकार होती है किसी देश की, वो अपने देश में किसी एजेंसी को इस काम के लिए नियुक्त करती है कि ये एजेंसी ऐसी है जो इंस्पेक्शन करेगी शिपमेंट से पहले सामान का, ताकि अच्छी क्वालिटी का सामान विदेशों में जाए और हमारे देश की छवि खराब ना हो। एक्साइज क्लियरेंस, इसके बाद एक्साइज क्लियरेंस लेना होता है, मतलब एक्साइज ड्यूटी वगैरह पेमेंट करके उसका क्लियरेंस कराना होता है। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसके साथ साथ ओरिजिन सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये सामान इस पर्टिकुलर कंट्री में ही बनाया गया है। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, उसके बाद जिस शिप के माध्यम से सामान भेजा जाएगा उस शिप में स्पेस जो होता है उसको रिजर्व कराया जाता है कि हमारा सामान आपके शिप में जाएगा। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, इसके बाद जो पैकिंग का काम है वो किया जाता है और फॉरवर्डिंग तैयार किया जाता है। फॉरवर्डिंग यानी कि भेजने के इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि रास्ते में कोई दुर्घटना हो तो उसके लॉस से बचा जा सके। कस्टम क्लियरेंस, इसके बाद कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो होती है उनकी पेमेंट करनी होती है। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, जो मेट होता है वो शिप का कैप्टन होता है और शिप के कैप्टन की रिसिप्ट ली जाती है, सामान उसमें जब रखा जाता है शिप में कि कैप्टन उसमें रिसिप्ट देता है मेट के सामान इनका रखा जा चुका है। पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, इसके बाद फ्राइट की पेमेंट, भाड़े की पेमेंट की जाती है, मतलब शिप में सामान रख करके फिर जो शिपिंग कंपनी होती है उसके ऑफिस में जाया जाता है और वहां पे जो फ्राइट है उसकी पेमेंट की जाती है। फ्राइट की पेमेंट करने के बाद जो शिपिंग कंपनी होती है वो बिल ऑफ लेडिंग दे देती है। बिल ऑफ लेडिंग इस बात का सबूत होता है कि इस कंपनी में सामान रखा जा चुका है हमारा और वो विदेश में प्राप्त कर लिया जाएगा इंपोर्टर के द्वारा। अगर हम बाई एयर भेजते हैं तो जो बिल ऑफ लेडिंग है इसी को एयरवे बिल कहा जाता है। प्रेपरेशन ऑफ इनवॉइस, के बाद इनवॉइस तैयार किया जाता है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, एक बिल बनाया जाता है। एक्सपोर्टर कहता है कि मेरी ये टोटल पेमेंट है, ये डिटेल है, ये सामान है, सारी टर्म एंड कंडीशंस, सामान का डिटेल लिखा होता है, डिस्काउंट वगैरह की जानकारी रहती है, जो नेट अमाउंट है उसकी पेमेंट लिखी रहती है कि कितना अमाउंट पेबल है। सिक्योरिंग पेमेंट, इसके बाद पेमेंट सिक्योर की जाती है। पेमेंट सिक्योर कैसे करी जाती है, जो एक्सपोर्टर होता है वो इन्फॉर्म करता है अपने बैंक के माध्यम से इंपोर्टर के बैंक को कि हमने सामान भेज दिया है और अब जो इंपोर्टर है वो आपके यहां से जब सामान प्राप्त करे तो आप इंश्योर करें कि वो पेमेंट कर दे, उसके बाद ही आप उसको डिलीवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आता है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ही एक तरह से इसका रेसिप्रोकल स्टेप है, वही सारे काम किए जाते हैं। इसमें हम ये देखेंगे इंपोर्टर की तरफ से स्टेप्स को कि वो क्या करता है। इंपोर्टर ट्रेड इंक्वायरी करता है सबसे पहले कि उसको सामान मंगाना है, उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जो सेलर्स होते हैं उनसे वो संपर्क करता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, अगर सामान का ऑर्डर देना चाहता है तो उसको इंपोर्ट लाइसेंस लेना होता है अपने देश की सरकार से।
ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी पड़ेगी विदेशी मुद्रा में, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसके बाद ऑर्डर देना होता है, ऑर्डर या इंडेंट प्लेस करना होता है। एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है कि मुझे इतना सामान चाहिए, ये कीमत वाला, ये सैंपल वाला। ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर इंपोर्टर अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करता है। इंपोर्टर का बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से हिंदी में इसको साख पत्र कहते हैं। ये साख का पत्र होता है। जो इंपोर्टर का बैंक है वो ये लेटर बना के देता है कि ये जो इंपोर्टर है इसकी पेमेंट एक्सपोर्टर को कर दी जाएगी और इस पेमेंट की गारंटी हमारी बैंक ब्रांच ले रही है। तो इस लेटर को इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास भेज देता है। एक्सपोर्टर निश्चिंत हो जाता है कि मेरी पेमेंट मिल जाएगी, इस बात की गारंटी फला बैंक के द्वारा मुझे दे दी गई है। अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, इसके बाद फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है, पैसे का अरेंजमेंट करता है पेमेंट के लिए इंपोर्टर। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, इसके बाद शिपमेंट एडवाइस मिलती है। शिपमेंट एडवाइस क्या होती है? जो एक्सपोर्टर होता है वो शिपमेंट एडवाइस भेजता है इंपोर्टर के पास कि शिप में ये सामान रखा गया है, इस तरह से आपको सामान प्राप्त करना होगा। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास भेजता है। इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके जो शिप का कैप्टन है वहां से जाकर के सामान ले लिया जाता है इंपोर्टर के द्वारा। अराइवल ऑफ गुड्स, गुड्स का आना होता है। गुड्स जब आ जाती हैं तो इंपोर्टर वहां पे पहुंच जाता है, कस्टम क्लियरेंस कराता है, मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो पेमेंट करता है और अपनी गुड्स को रिलीज कराता है। अब है मेजर डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनके बारे में कुछ डिस्कशन हो चुका है, वन बाय वन और डिस्कशन करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस का मतलब होता है ये सेलर का बिल होता है मर्चेंडाइज के लिए, यानी कि सामान के लिए। जो सेलर है वो तैयार करता है कि ये हमारा सामान है, क्वांटिटी ये है, टोटल वैल्यू ये है, नंबर पैकेजेस, सारी जानकारी रहती है, इतना अमाउंट है। इससे ये पता चल जाता है इंपोर्टर को कि टोटल पेमेंट उसको कितनी पे करनी पड़ेगी और कौन कौन से सामान की कितनी अमाउंट। पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें पैकिंग के बारे में जानकारी रहती है कि जो पैक्स हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, जो केस हैं या पैक हैं या डब्बे हैं वो किस तरीके से रखे गए हैं, किस ऑर्डर में है, कौन से पैक में कौन सा सामान रखा है, कितना सामान रखा हुआ है। ये डिटेल देता है नेचर ऑफ गुड्स के बारे में जो एक्सपोर्ट की गई है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एक सर्टिफिकेट होता है इस बात का कि ये जो गुड्स है इस पर्टिकुलर कंट्री में ही बनाई गई हैं। ये इस काम आता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कि अगर एक देश का दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है FTA, तो अगर उस देश का सामान बना हुआ है तो दूसरे देश में जब वो सामान। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे KVS, NVS, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। MCQ बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में PDF के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको Amazon पे भी जाएगा, वहां पे टैरिफ में कंसेशन मिल जाएगा या एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्टर सामान भेजने से पहले अपने देश की सरकार की एजेंसी से प्राप्त करता है कि हमारा जो सामान है हमने वो इंस्पेक्ट करा लिया है, सामान की क्वालिटी ठीक है। इंडिया में जो ये काम करती है इंस्पेक्शन का काम, ये एजेंसी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC इंडिया में। ये इंस्पेक्शन का काम करती है और क्वालिटी इंश्योर करती है सामान की। मेट रिसिप्ट, मेट की रिसिप्ट, मेट जो होता है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है शिप का कमांडिंग ऑफिसर होता है और जब शिप में सामान लोड कर दिया जाता है तो ये अपनी तरफ से ये बना करके देता है रिसिप्ट। इसमें लिखा होता है वेसल का नाम क्या है, यानी कि जो शिप है उसका नाम क्या है, बर्थ क्या कौन से है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस, सारी जानकारी देता है सामान के बारे में, कहाँ पे सामान पहुंचेगा, इन सब के बारे में। जो शिपिंग कंपनी है वो बिल ऑफ लेडिंग तब तक इशू नहीं करेगी जब तक उसको मेट की रिसिप्ट नहीं मिल जाती है। नेक्स्ट है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे कस्टम ऑफिस ग्रांट करता है परमिशन एक्सपोर्ट के लिए। इसमें पर्टिकुलर्स रहते हैं, गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी रहती है, नेम ऑफ वेसल रहता है, पोर्ट जहां पे सामान भेजना है वहां की जानकारी रहती है।
नेक्स्ट है बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग जो होता है वो एक काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। ये बिल ऑफ लीडिंग शिपिंग कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है और जो शिप का कैप्टन होता है उसकी मेट की रिसिप्ट के आधार पर ये बनाया जाता है। इसको बोलते हैं टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो बिल ऑफ लीडिंग होता है ये सामान के ओनरशिप का सबूत होता है और इस बिल ऑफ लीडिंग के माध्यम से सामान को ट्रांसफर भी किया जाता है। यानी कि एक इंपोर्टर जो होता है वो अपने देश में किसी और को बेचना चाहे तो बिल ऑफ लीडिंग ट्रांसफर करके वो सामान को बेच सकता है। नेक्स्ट है एयरवे बिल। जो बिल ऑफ लीडिंग होता है इसी को जब बाई एयर सामान भेजा जाता है तो एयरवे बिल बोला जाता है। बाकी इसकी सारी कंडीशन सेम है। ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है गुड्स के लिए और फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एंडोर्समेंट डिलीवरी से। डॉक्यूमेंट टाइटल का इंपॉर्टेंस यही होता है कि उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम सामान बेचना चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को जिस पार्टी को दे देंगे वही उस सामान का ओनर हो जाएगा। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जब शिप के माध्यम से, मरीन के माध्यम से सामान भेजा जाता है तो मरीन में जो लॉस हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शिप जिनको सी पेरिल्स कहा जाता है यानी कि समुद्र में जो खतरे हो सकते हैं उनसे बचाव के लिए अपने सामान का इंश्योरेंस कराया जाता है, उसको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। कार्ड टिकट। कार्ड टिकट का मतलब होता है, इसको कार्ड चिट भी कहते हैं, व्हीकल या गेट पास भी कहते हैं। दरअसल ये एक्सपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें डिटेल रहती है एक्सपोर्ट कार्गो की, जो सामान रखा गया है, शिपर का नाम, नंबर ऑफ पैकेजेस, शिपिंग बिल, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ व्हीकल कैरिंग द कार्गो। इसको देख करके ही जो व्हीकल होता है उसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर होता है जो कि गारंटी होता है एक तरह से, और इसको इश्यू किया जाता है इंपोर्टर के बैंक के द्वारा। और इंपोर्टर का बैंक इसमें ये गारंटी देता है कि ऑनर किया जाएगा सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट, यानी कि इतने तक की अमाउंट का अगर पेमेंट आएगा, एक्सपोर्ट बिल बन के आ जाएगा तो जो बैंक है वो पेमेंट करेगा, उसको ऑनर करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो एक्सपोर्टर होता है वो अपनी पेमेंट सिक्योर कर सकता है, क्योंकि एक्सपोर्टर कहता है कि भाई मैं सामान भेज रहा हूं आपके पास, मुझे आप अपना लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दीजिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आने पे उसकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है, वो निश्चिंत हो जाता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सामान्य बिजनेस की तरह ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इंस्ट्रक्ट करता है एक पर्सन जो इसको लिखता है, यानी कि जो बिल को ड्रॉ करता है, और उस पर्सन पे जिसको वो सामान बेच रहा है उस पे उसको ड्रॉ ही कहते हैं, जिसको वो सामान बेच रहा है वो लिखता है, उस पर्सन पे लिखता है कि आप सर्टेन पर्सन को या इस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को ये अमाउंट पे कर दोगे। इस तरह से एक तरह से ये आदेश होता है। सेलर भेजता है, बायर को देता है, आदेश देता है, इसी आदेश को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आदेश ये होता है कि आप जो मेरा सामान खरीद रहे हो, आप किसी सर्टेन पर्सन को जिसका उल्लेख इसमें बिल में किया गया है या इस बिल के जो बियरर होगा उसको आप इतना अमाउंट पे कर दोगे। इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक्सपोर्टर के द्वारा जारी किया जाता है, इंपोर्टर पे जारी किया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि सर्टेन जो अमाउंट है वो आप पे करोगे बियरर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट गिविंग टाइटल टू द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, जो टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं वो तभी दिए जाते हैं, हैंडओवर किए जाते हैं बैंक के द्वारा इंपोर्टर को, जब इंपोर्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट एक सर्टिफिकेट होता है जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और ये इस बात का सर्टिफिकेट होता है कि जो पेमेंट है वो हो चुकी है, और जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही करेंसी में पेमेंट हुई है। ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कहता है अपने सामान की डिटेल भेजने के लिए, उससे सामान की डिटेल मंगाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जैसे जो इनवॉइस होता है वो तो बिल होता है, जब सामान बेच देते हैं तो हम इनवॉइस भेजते हैं। एक्सपोर्ट बिल के केस में एक्सपोर्ट इनवॉइस भेजते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है कि जो एक्चुअल में इनवॉइस नहीं है, एक तरह से उसका एक नमूना होता है, एक प्रोफॉर्मा होता है जो बेचने से पहले दिया जाता है, और इसमें वो सारी जानकारी रहती है, क्वालिटी क्या होगी सामान की, ग्रेड क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, साइज, वेट, प्राइस, डिस्काउंट, सब टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं। ये सामान को बेचने से पहले, जब सौदा तय होता है उससे पहले भेजा जाता है, जिसको देख करके जो इंपोर्टर होता है वो संतुष्ट हो सकता है कि इस तरीके की टर्म एंड कंडीशंस के पास मेरे पास इतने रुपए का जो बिल आएगा इतना सामान मंगाने पे। इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट। इंपोर्ट ऑर्डर या इंडेंट इंटरनेशनल बिजनेस के केस में जो ऑर्डर होता है एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को देती है सामान के लिए, उसी को इंडेंट कहा जाता है। बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म होता है जो सप्लाई किया जाता है कस्टम ऑफिस के द्वारा इंपोर्टर को। कस्टम ऑफिस इंपोर्टर को ये फॉर्म देता है, इसको इंपोर्टर जो होता है वो फिल करता है सामान रिसीव करने से पहले।
इसको ट्रिप्लिकेट यानी कि 3 कॉपी में तैयार किया जाता है और सबमिट किया जाता है कस्टम ऑफिस में। जो बिल ऑफ एंट्री है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, नेम ऑफ द शिप, नंबर ऑफ पैकेजेस, मार्क्स ऑन पैकेजेस, ये सारी जानकारी भरवाई जाती है। नेक्स्ट है साइट ड्राफ्ट। साइट ड्राफ्ट जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके बारे में अभी बात हो रही थी वही होता है, उसके 2 टाइप हो सकते हैं, साइट ड्राफ्ट हो सकता है, यूज एंड ड्राफ्ट हो सकता है। साइट ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज को तब बोला जाता है जब कंडीशन ये होती है कि जो इंपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर को जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है सामान छुड़ाने के लिए वो तब मिलेंगे, ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट है वो तब मिलेंगे जब वो पे कर देगा, यानी कि अगेंस्ट पेमेंट। तो साइट ड्राफ्ट में ड्राफ्ट दिखा करके पेमेंट करी जाती है और पेमेंट जब इंपोर्टर के बैंक को मिल जाती है तो इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को भेजेगा इस पेमेंट को, और इंपोर्टर के बैंक को जब पेमेंट मिल गई इंपोर्टर से तो इंपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को दे देता है सामान को, जिसको दिखा करके इंपोर्टर अपने कस्टम पे जाकर के सामान छुड़वा सकता है। यूजेंस ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा टाइप होता है यूजेंस ड्राफ्ट। यूजेंस ड्राफ्ट इस टाइप का बिल एक्सचेंज होता है कि जिसमें ये इंस्ट्रक्ट करता है, जो ड्रॉअर होता है यानी कि जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर के बैंक को ये कहता है कि आप केवल एक्सेप्टेंस करा लेना इस बिल का, उनसे पेमेंट कराने की जरूरत नहीं है। इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है और उस टाइम पीरियड के बाद इंपोर्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी केवल बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकृत करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की जानकारी रहती है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे कार्गो में से सामान उतारा जाता है, अनलोड किया जाता है। डॉक चालान। डॉक चालान जो होता है वो एक फॉर्म होता है जिसमें डॉक चार्जेस की जानकारी रहती है। डॉक चार्जेस पे किए जाते हैं जब सभी फॉर्मेलिटीज कस्टम की पूरी कर ली जाती हैं। वाइल पेइंग द डॉक ड्यूज, जब डॉक ड्यूज को पे किया जाता है तो इंपोर्टर या इंपोर्टर का जो एजेंट होता है वो स्पेसिफाई करता है अमाउंट ऑफ डॉक ड्यूज इस फॉर्म में और इस फॉर्म को फिल करता है, इसी को डॉक चालान कहते हैं। फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड स्कीम्स। अब फॉरेन ट्रेड को या फॉरेन बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रमोशन के मेजर्स हैं या स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कई तरह की स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी की जाती है। दरअसल फॉरेन ट्रेड प्रमोशन के मामले में हमारे देश में जो मेन प्रमोशन होती है, यानी कि जो मेनली प्रमोट करती है सरकार, प्रोत्साहित करती है बिजनेसमैन को, वो एक्सपोर्ट के लिए करती है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। कारण ये होता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, जिससे नेगेटिव बैलेंस हमारा चलता रहता है। तो मेनली जो स्कीम्स होती हैं प्रमोशनल स्कीम, वो सारी की सारी एक्सपोर्ट के लिए होती हैं। रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटीज पेड ऑन द गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट। ऐसी गुड्स जिनको एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है उन पे एक्साइज ड्यूटी अगर पे की गई है तो रिफंड कर दी जाती है, इसके लिए ये स्कीम चलती है। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम, एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि सामान आप जो बनाओगे वो एक्सपोर्ट के लिए बनाओगे तो आपको जो सर्टेन टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको भरने की ही जरूरत नहीं है। ये भी एक स्कीम होती है। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है अब तो जो है सेल्स टैक्स की जगह जीएसटी चलता है, तो एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस से एग्जम्पशन मिल जाता है। ये भी एक स्कीम रहती है कि आप अगर एक्सपोर्ट के लिए सामान बना रहे हैं तो सर्टेन टाइप के जो टैक्सेस हैं उनसे भी आपको राहत मिल जाएगी। एडवांस लाइसेंस स्कीम, अगर एक्सपोर्टर जो होता है वो सामान भेजना चाहता है तो एडवांस में वो लाइसेंस ले सकता है, उसमें भी उसको कई तरह की रियायत मिल जाती है। ये भी एक स्कीम रहती है लाइसेंस एडवांस में मिलने की। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम ईपीसीजी, यह एक स्कीम होती है कि अगर कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के लिए सामान बनाना चाहता है और उस सामान को बनाने के लिए उसको कैपिटल गुड्स की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, टेक्निक्स की जरूरत है, तो वो विदाउट टैक्स पेमेंट यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको दिए बिना वो सामान मंगा सकता है विदेश से, जो कैपिटल गुड्स है वो मंगा सकता है। स्कीम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सपोर्ट फर्म्स एज एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस, ये भी एक तरह से प्रमोशनल स्कीम होती है। इनमें जो सरकार होती है वो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ये उनको ये एक मोटिवेशन देती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को अचीव करोगे, इतना सामान जो है वो एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा देंगे, ट्रेडिंग हाउस का दर्जा देंगे, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा देंगे। इनकी जो लिमिट्स है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में होता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। इसमें भी जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको सर्विस एक्सपोर्ट हाउस, इंटरनेशनल सर्विस एक्सपोर्ट हाउस, इंटरनेशनल स्टार सर्विस एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे।
एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस में प्री शिपमेंट फाइनेंस या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए भी जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम ये स्कीम्स चलाती रहती है ताकि जो एक्सपोर्टर है उनका फाइनेंस की जो नीड है वो पूरी हो सके। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड, ईपीजेड एक स्कीम है जिसके तहत कुछ खास टाइप के जोन स्थापित किए जाते हैं, एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं जो ड्यूटी फ्री होते हैं, मतलब जिनमें टैक्स नहीं लगेगा काम करने पे। तो ऐसे एरियाज में जो एक्सपोर्टर हैं वो अपनी यूनिट सेटअप कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के लिए सामान बना सकते हैं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, 100% ईओयूज, ये एक स्कीम आई 1981। ये ईपीजेड जैसी ही स्कीम है लेकिन उसमें अंतर यह है कि इसमें आपका जो बिजनेस है वो कहीं भी हो सकता है। कंडीशन ये कि 100% ईओयू, मतलब आप सारा सामान जो भी बनाओगे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के लिए बनाओगे तो उसमें भी आपको ड्यूटी या टैक्सेस में राहत मिलेगी। ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। तो इंडिया में खासतौर पे जो जोन बनाए गए हैं ईपीजेड वो है कांडला गुजरात में, सांता क्रूज मुंबई में, फाल्टा वेस्ट बंगाल में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ये जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है इसको ड्राई कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो सी बीच से अलग है। सांता क्रूज जोन एक्सक्लूसिवली इसका जो पर्पज होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना। ऑल अदर ईपीजेड जो है वो मल्टीफेरियस आइटम्स में डील करते हैं, डिफरेंट आइटम्स में। लेटर यानी कि बाद में जो ईपीजेड थे वो कन्वर्ट कर दिए गए, एक अलग स्कीम बनाई गई और जो ईपीजेड की जगह अब व्यवस्था कर दी गई एससीजेड की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे वो और एडवांस्ड फॉर्म था ईपीजेड का। जो एससीजेड थे वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन से मुक्त थे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स को गवर्न करते थे। छोड़ करके कुछ लेबर या बैंकिंग के जो रूल है उनको छोड़ करके बाकी रूल्स में रियायत दी जाती है एससीजेड में काम करने वाली यूनिट्स को। गवर्नमेंट जो है उसने परमिट किया डेवलपमेंट ऑफ एससीजेड प्राइवेट, स्टेट या ज्वाइंट सेक्टर के द्वारा, यानी कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी एससीजेड बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है और ज्वाइंटली भी बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, अब है ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें मुख्य है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही एक पार्ट है, एक अंग है, जो एपेक्स बॉडी है जो कंट्री के एक्सटर्नल ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अलग अलग एरियाज के लिए बनी हुई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इनका एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करती हैं। कमोडिटी बोर्ड, कमोडिटी बोर्ड भी इसी तरीके से एक बोर्ड बनाए गए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के एक्सपोर्ट के लिए काम करती है। प्रेजेंटली जो कमोडिटी बोर्ड है उनमें कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, टी बोर्ड, कॉयर बोर्ड, ये अपने अपने एरियाज के लिए काम करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ईआईसी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है उसको सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के तहत। इस काउंसिल का उद्देश्य ये होता है कि वो एक्सपोर्ट किए जाने वाला जो सामान होता है उसकी क्वालिटी को चेक करती है और इंश्योर करती है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आईटीपीओ, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 1 जनवरी 1992 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 1 जनवरी 1992 को इसको सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जो आईटीपीओ है वो बनाया गया मिलाकर के दो एजेंसीज थी जिनको मिलाकर के इसको बनाया गया था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईटीपीओ के रीजनल ऑफिसेज भी हैं मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में। इसके अलावा 4 इसके इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं जर्मनी, जापान, यूएई और यूएसए में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेटअप किया गया 1963 में गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी के तरह। ये इसका जो काम होता है वो है फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेनिंग का भी काम करता है और कोर्सेज भी चलाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इसी तरह जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेज है इसको भी सेटअप किया गया एक नेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री के द्वारा मिल करके 1966 में। इसके जो हेडक्वार्टर या प्रिंसिपल लेबोरेटरी जो है वो इसकी मुंबई में है। साथ ही साथ इसके 3 रीजनल लेबोरेटरीज भी हैं, कोलकाता, दिल्ली और
चेन्नई में। ये भी एक ट्रेनिंग कम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी सेटअप की गई 1956 में, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टिमुलेट करना, यानी कि मोटिवेट करना ट्रेड के लिए, प्राइमरीली एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1919 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45 तक। ये जो वर्ल्ड वार हुए दोनों ही, इन्होंने यूरोप के कंट्रीज में खास तौर पे मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। जुलाई 1944 में 44 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए जे.एम. कीन्स की लीडरशिप में। जे.एम. कीन्स एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं। माउंट वाशिंगटन होटल में ब्रेटन वुड्स में, जो कि न्यू हैम्पशायर स्टेट है यूएसए का, वहां पे ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कंक्लूजन हुआ, इस मीटिंग में कंक्लूड हुआ, ये कंक्लूजन पे बात आई कि ये सेटअप करेंगे 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और तीसरा संस्था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हुई थी, ये कंक्लूजन हुआ था, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे कौन सी संस्था इनमें से नहीं बन पाई थी। अभी के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, अगर बता सकते हैं तो ये कोशिश करें कौन सी संस्था नहीं बनी थी। बाकी 3 लाइन के बाद ये क्लियर हो जाएगा कौन सी संस्था नहीं बन पाई थी। मेन ऑब्जेक्टिव जो आईबीआरडी का था वो था रिकंस्ट्रक्ट करना वार टॉर्न इकोनॉमीज को, स्पेशली यानी कि युद्ध में जो क्षतिग्रस्त हो गई थी इकोनॉमी, उनको रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना आईबीआरडी का काम था। जो आईएमएफ का काम था वो था इंश्योर करना स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में तब्दील करने का जो रेट होता है उसमें स्टेबलाइजेशन लाना, ताकि वर्ल्ड ट्रेड जो है उसको एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीओ, आईटीओ बनाने का जो ऑब्जेक्टिव सोचा गया था उस समय पे वो था प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को मेंबर कंट्रीज के बीच में, जो बाधाएं हैं बिजनेस में उनको दूर करते हुए। आईबीआरडी और आईएमएफ ये दोनों इमीडिएटली बन गए, लेकिन जो आईटीओ सेटअप करने का आइडिया था वो मेटरलाइज नहीं हो पाया, मतलब वो नहीं बन पाया, क्योंकि उस पर अपोजिशन था काफी यूएसए की तरफ से। इसके लिए फिर एक अरेंजमेंट किया गया कि लिबरलाइज किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड को फ्रॉम हाई कस्टम्स टैरिफ, जो ज्यादा टैरिफ लगते हैं, हाईली रेस्ट्रिक्शंस होती हैं डिफरेंट टाइप की इंटरनेशनल बिजनेस पे, उनमें कमी लाने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया। और इस अरेंजमेंट के तहत जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नाम से ये एग्रीमेंट था। इसके तहत डिस्कशन कंटिन्यू करना था अलग अलग कंट्रीज को। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दीज इंटरनेशनल बॉडीज। ये जो इंटरनेशनल बॉडीज बनी इनका फाउंडिंग मेंबर रहा है इंडिया। गेट एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को, और ये फोर्स में रहा दिसंबर 1994 तक गेट चालू रहा। गेट कोई परमानेंट संस्था नहीं थी, इसको क्लियर कर दें। जैसे आईबीआरडी और आईएमएफ ये परमानेंट संस्था थी, लेकिन गेट कोई ऐसी संस्था नहीं थी, केवल ये एक डिस्कशन का फोरम था खाली। और जो गेट था इसके वेरियस राउंड, बहुत सारे राउंड चले, इन वार्ताओं के कई दौर चले, ताकि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, टैरिफ यानी कि जो टैक्स वाले, और नॉन टैरिफ जो टैक्स से हटके जो बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के मार्ग में जो बाधाएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको कम करने के लिए कई राउंड चले। लास्ट राउंड जो था वो था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव राउंड था और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला। ये लगभग 7 साल तक चला, 1986 से 1994 तक। इसका एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट ये था कि जो उरुग्वे राउंड में गेट नेगोशिएशन का जो उरुग्वे राउंड था, अंतिम राउंड था, उसकी एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट ये था कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन पाई। जो परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन पाई उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने दरअसल गेट का ही स्थान प्राप्त किया। गेट परमानेंट संस्थान नहीं थी, ये केवल डिस्कशन का एक तरीका था, जबकि डब्ल्यूटीओ एक परमानेंट संस्था बनी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, आईबीआरडी के बारे में शॉर्ट में। वर्ल्ड बैंक जो है आजकल इसको मेनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, बाकी ओरिजिनली इस संस्था का जो नाम था वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। इसको कॉमनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, शुरुआत के कुछ वर्षों में वर्ल्ड बैंक का जो काम था वो यही था कि रिस्टोर करे जो वार टॉर्न इकोनॉमीज हैं, यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं उनको रीबिल्ड करें।
हालांकि 1950 तक वर्ल्ड बैंक ने ये अपना जो काम था वो पूरा कर लिया था और इसके बाद इसका जो अटेंशन था वो बदला और इसका अटेंशन गया अंडर डेवलप्ड नेशंस थे जो दुनिया के उनकी तरफ, और इस तरह वर्ल्ड बैंक का जो काम था वो बढ़ा। आज की डेट में जो वर्ल्ड बैंक है ये एक ग्रुप है, एक समूह है, और जिसके अंतर्गत 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। इसमें जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है IBRD, वो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक जिसको कहा जाता है अब, यानी कि ये ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो बाकी संस्थाएं आती हैं उनमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक के बाद जिसका स्थान आता है। IMF एग्जिस्टेंस में आया 1945 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी वाशिंगटन DC में है, USA में। अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस थे उनमें पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, अब तक आपने सोच लिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बोथ ऑफ द अबव। ARB बिल और बिल ऑफ लीडिंग दोनों ही टाइटल ऑफ गुड्स हैं, इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब बारी आती है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है किसके द्वारा, तो इसको भी आप सोच चुके होंगे। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंपोर्टर। जो इंपोर्टर का बैंक है वो जारी करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है जो इंपोर्टर के बैंक के द्वारा जारी की जाती है कि वो ओनर करेगा, मतलब वो पे करेगा उस अमाउंट को जिस अमाउंट की इसमें चर्चा कर दी जाती है कि इतने तक की अमाउंट अगर होगी तो उसको हम पे करेंगे। इस तरीके से जो एक्सपोर्टर होता है वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरी अमाउंट की गारंटी मिल चुकी है और मेरी अमाउंट इंपोर्टर से आसानी से मिल जाएगी। तो ये था आज का डिस्कशन और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। अंत में मैं एक क्वेरी है वो जो बार बार आती है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कमेंट के माध्यम से। जो पूछा गया उस क्वेरी को कई बार, क्वेरी ये है, काफी महत्वपूर्ण है। कई लोग पूछते हैं बार बार कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है KVS, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। जो मेरे पास क्वेरी आई वो ये थी कि KVS एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ये जो ऑटोनोमस बॉडी है तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या अन्य कोई फॉर्म है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। देखिए KVS जो है ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जो क्लासिफिकेशन हमारा उस चैप्टर में था, जिस चैप्टर के आधार पे ये क्वेश्चन ये पूछा है आपने, वो जो चैप्टर है वो है जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ध्यान दें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। ये KVS कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक विशिष्ट टाइप की संस्था है, एजुकेशनल बॉडी है। बाकी अगर बात करें जो कि ऑटोनोमस बॉडी भी जो ये है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री एजुकेशन के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दरअसल एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जो गवर्नमेंट कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो गवर्नमेंट अपने यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसके 3 फॉर्म हो सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ना कि बिना बिजनेस वाली संस्थाओं की। तो सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट है उनका ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये केवल सरकार के उन संस्थानों का क्लासिफिकेशन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के संस्थान हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो डायरेक्ट सरकार के किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे कि रेलवे। और गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी सामान्य कंपनी होती है, कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। अगर उस कंपनी में, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, जैसे ही उस कंपनी में 51% कम से कम 51% और ज्यादा से ज्यादा 100%, अगर इतना स्टेक हो जाता है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, फिर से ध्यान दें, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, अगर उस कंपनी में जो उसमें स्टेक है, यानी कि जो शेयर्स हैं, जो ओनरशिप है, अगर वो 51% या 51% से ज्यादा सरकार का हो जाता है, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी।
अब बात आती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो ऐसे कॉर्पोरेशन होते हैं जिनकी स्थापना किसी स्टैट्यूट के माध्यम से की जाती है। स्टैट्यूट यानी कि किसी विधान, विधान मतलब किसी कानून के माध्यम से की जाती है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहलाते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,